हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ प्री एंड मेंस एज वेल एज जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके ऊपर बेस करके हम आपको सभी चीजें बताएंगे। अगर कोई हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है 6002417488 नंबर पे। बाकी जो भी कोर्स है उसका हाईलाइट इस पे मेंशन किया गया है। अभी पूरा एक साल है नेक्स्ट यूपीएससी प्री के लिए। देन जो नेक्स्ट आपका आसाम स्टेट पीसीएस का प्री है एपीएससी का, उसके लिए भी एक साल का समय है और हमें पूरा प्रिपरेशन में मिनिमम एक साल का समय चाहिए होता है। तो अभी अगर आप हमारे क्लासरूम से जुड़ेंगे तो हम आपको सभी चीज़ें बारीकी से क्लास में समझा पाएंगे। तो कोई अगर इंटरेस्टेड है फॉर नेक्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है एग्रीकल्चर्स रोड टू 2047। तो 2047 पता ही है जैसे कि आपको 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 विथ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमें विकसित भारत बनने के लिए इकोनॉमी के डिफरेंट जो सेगमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, उन तीनों ही सेगमेंट में हमें डेवलपमेंट अचीव करनी होंगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट रहेगा वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रहेगा, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्टर है। इसी के साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट हो या फिर आपका एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव कर सके, हेल्थ को इम्प्रूव करना, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, तो ये सब चीज़ तो है ही साइड बाय साइड। लेकिन इसमें मैं इकोनॉमी के 3 जो सेक्टर है उसमें से एक सेक्टर के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो अभी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि 2047 का जो हमारा रोड मैप है उसके लिए हम एग्रीकल्चर में आज के समय पे क्या दिक्कत है और फ्यूचर में हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं टू अटेन विकसित भारत गोल बाय 2047। तो सबसे पहले हमें समझनी जरूरी है कुछ डेटा कि हम डेफिशिट थे फूड में या फिर ऐसा फेमन लाइक सिचुएशन भी आ गया था जो आपका फूड क्राइसिस था 1960s टू 70s। तो उस समय पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय हम 50.82 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन उगाते थे उस समय, या फिर उससे पहले 1950-51 के समय पे, और आज के समय पे हम 350.96 मिलियन टन उगाते हैं। तो फूड सिक्योर है हम अभी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और जो फेमाइन आता है, भुखमरी का जो प्रॉब्लम है उससे भी हम दूर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के तहत, जो फोकस किस में कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अभी क्या है, विकसित भारत बनने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया ये तो सही था, लेकिन इसके बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ लेकिन जो अब एग्रीकल्चर में, लेकिन सस्टेनेबल नहीं हुआ, इसीलिए सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है। तो ये बात करता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। तो अभी अगर हम कुछ दिक्कतें देखें आज के समय पे, तो कौन सी प्रॉब्लम है, 3 हेडिंग में हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड रिसोर्स बेस्ड जो इश्यूज है, लैंड होल्डिंग जो साइज है वो फर्दर क्या हो रही है, फ्रेगमेंट होती जा रही है। मोर देन 85% जो हमारे देश के फार्मर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो बस गुजर बसर के लिए ही खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर वाटर का स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि हम हमारे देश में 50% जो आपकी नेट क्रॉप एरिया है वो इरिगेशन के अंडर आती है। तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या है, ग्राउंड वाटर जो है आपका डिप्लीट हो रहा है, उसमें एक इन फ्यूचर वाटर इनसिक्योरिटी आ सकती है। एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंसिव है ये। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव केमिकल यूज एंड मोनोक्रॉपिंग की वजह से। वीट राइस का जो साइकिल है उसकी वजह से। फिर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ स्टोरेज एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी। फिर क्लाइमेट एंड इकोलॉजी को देखें तो इरेटिक रेनफॉल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट का प्रॉब्लम है डिफरेंट जगह में, फ्लड का प्रॉब्लम है, कहीं पानी ज्यादा है कहीं पानी कम है, बारिश कम है या ज्यादा है। नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर का, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है राइस कल्टीवेशन में मीथेन का रिलीज होता है इंक्लूडिंग फ्रॉम लाइफस्टॉक। देन डिमांड एंड जो सप्लाई मार्केट है, अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो डाइटरी प्रेफरेंस है, लोगों का खान पान का प्रेफरेंस है, वो चेंज हो रहा है। ओके, शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स हाई वैल्यू फूड्स लाइक हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज। तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है बिफोर 2047 आज के समय से। ग्लोबल लेवल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसको भी हमें क्या करना है, मार्क करना जरूरी है। देन अभी करना क्या है, तो चैलेंज देख लिया, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछी जाती है। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, वे फॉरवर्ड, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्कीम्स, ओके, वो सब देखने जरूरी है। तो बाय 2047 तक हमें क्या करना है, आपका अपॉर्चुनिटीज जो है उसको टैप करना है, रिसर्च एंड इनोवेशन करना है, R&D करना है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ताकि हम जीनोमिक रिसर्च कर सके। क्रिस्पर Cas9 जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत अभी हाल ही में 2 तरह के राइस का डेवलपमेंट हुआ। डिजिटल एग्रीकल्चर कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट सेंसर, ड्रोन, प्रिसीजन फार्मिंग हम कर सकते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल रिसर्च हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशन देना होगा फार्मर्स को। एक्सटेंशन जो सर्विस है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, वो प्रोवाइड करनी जरूरी रहेगी। तो AI को कैसे इस्तेमाल किया जाए फार्मिंग में, कैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कम से कम आपका केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और वाटर का यूज करके एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बना सकते हैं, FPO। ओके, एक्सपीरियंशियल हमें लर्निंग दिलवानी होगी हमारी जो फार्मर्स है। ग्लोबल पार्टनरशिप हमें करना जरूरी रहेगा डिफरेंट एग्री यूनिवर्सिटीज के साथ। देन एक्सटेंशन मॉडर्नाइजेशन में हम मोबाइल ऐप, फार्मर्स हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो फार्मर्स को सिखाती है, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, इनको हमें टैप करना जरूरी रहेगा। प्रॉब्लम अभी देखें तो आपका देखिए रिसर्च फंडिंग बहुत ज्यादा कम है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, बहुत ज्यादा हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, इसको मल्टी क्रॉपिंग में ले जाना होगा या मिक्स फार्मिंग में ले जाना होगा। मल्टी क्रॉपिंग करना मतलब डिफरेंट आपके क्रॉप उगाना, और मिक्स फार्मिंग करना मतलब क्रॉप को भी उगाना डिफरेंट तरह के, उसी के साथ डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, ये सभी पैरेलली करना। ओके, सस्टेनेबल इंटीग्रेशन करना होगा नेचुरल फार्मिंग को, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना होगा, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। बाकी जो मार्केट रिफॉर्म है उसको लाना जरूरी है, जैसे नाम है उसको और अपग्रेड करके और कनेक्ट करवाना जरूरी रहेगा। जो फार्मर्स है उनको इंश्योरेंस देनी जरूरी रहेगी। इनकम जो सपोर्ट है PM किसान के तहत 6000 का, उसको और एक्सटेंसिवली आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा। बाकी चीजें आप थोड़ा देखिएगा। बाकी ध्यान दीजिए, ये जो चार्ट है इससे आपको बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी। जो समझाया उसमें और बारीकी से चीजों को इसमें मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग ऑल दी स्कीम। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें क्या फोकस थी, टाइम पीरियड क्या था, कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, ड्राइवर्स क्या थे, की क्रॉप्स क्या थे। और इसमें सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो विकसित भारत के लिए कह रहा है 2020 से लेकर 2047 तक, एट दी इंडिया एट 100 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर आप कर पाएंगे, और बाकी प्रीलिम्स में भी इन स्कीम से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो अभी इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट आता है। एक है आपका FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है आपका FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या है, ऑलरेडी UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि FDI FPI क्या है, और APSC का जो मेंस है उसमें भी FDI FPI के बीच में डिफरेंस पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए इन 150 वर्ड्स। ओके, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि FDI FPI है क्या। तो यूजुअली क्या होता है, 10% या फिर उससे ज्यादा जब क्या होता है इन्वेस्टमेंट आता है किसी देश से
हमारे देश में, तो उसी को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या करती है, सीधा सीधा कोई जो फार्म है या फिर जो बिजनेस है उसमें पैसे लगाती है और उसके मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होती है। ओके, उसके डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म है और स्ट्रेटेजिक है। ये हर देश अचीव करना चाहती है, इसका स्टेबिलिटी जो है हाई है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज आया कल चला गया वैसा नहीं होता है, वो आया है तो कुछ साल तक तो मिनिमम रुकेगा। ओके, देन आपका जो एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर एफआईपी भी बोला जाता है। ओके, तो ये आपका क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। अभी जैसे कोई फॉरेन का व्यक्ति है, ओके, जैसे समझ लीजिए आप जो जॉन सीना है, समझ लीजिए WWF का। ओके, तो वो क्या करना चाहता है, इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अभी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी आज इन्वेस्ट किया, कल उनको लगा कि रिस्की है, तो वो पैसे वापस निकाल के लेके जा सकते हैं, फ्लाई हो सकता है मनी, क्विकली आ सकता है, क्विकली चला भी जाता है। और उससे क्या होती है, जो हमारा मार्केट है, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ये पोर्टफोलियो बेस्ड है कि किसी पोर्टफोलियो में पैसे लगाएंगे, स्टेबिलिटी इसका एकदम ही लो है। इसको रेगुलेशन कौन करती है, इसको तो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है या फेमा जो लॉ है वो रेगुलेट करता है। इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी एज वेल एज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्विक आउटफ्लो इनफ्लो होते रहता है। ओके, फिर QII, ये अभी ध्यान रखिएगा, जो FIP है या फिर FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, जिसको आप ध्यान रखिएगा प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है कभी। देन इन चीजों में अभी जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको इन्वेस्ट कौन करवा के देता है। ओके, तो आपका जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली है, ओके, वो इनको क्या करके देते हैं, बाय करके देते हैं विदाउट रजिस्टरिंग इन सेबी। क्योंकि सेबी में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर बायर्स है, वो रजिस्टर्ड रहते हैं, जो खरीदी या फिर बेची का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इनके ऊपर रेगुलेशन रहता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के ऊपर। तो इससे क्या होता है, ये जो रिस्क है मीडियम रहता है। ओके, इनको भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, और इनके ऊपर भी फेमा लागू होता है। ओके, बाकी चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा टॉपिक था ताकि मैं आपको समझा सकूं चीजें। और 10% से कम हुआ तो वही होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI या फिर FII। ओके, देन ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, तो इसमें आंध्र प्रदेश का केस के बारे में डिस्कस कर रहा है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की जरूरत है। तो अभी आंध्र प्रदेश हमें लगता है कि बहुत ज्यादा डेवलप है, तो उसको स्पेशल पैकेज की क्या जरूरत आन पड़ी है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश को बाइफ्रोकेट करके दो स्टेट बनाया गया, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। और जो तेलंगाना रीजन है, जो तेलंगाना स्टेट है, उसको क्या चला गया, जो सबसे आपका इकोनॉमी का हब था, डेवलपमेंट का हब था हैदराबाद, वो चला गया तेलंगाना के पास। तो इससे क्या है, अभी आपका इसमें कहीं मेंशन होगा कि 10% आपका जो फिस्कल कैपेसिटी है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट का, वो लॉस हो गया। क्योंकि अभी हैदराबाद से जो भी कमाई होती है, उसका जो भी टैक्स है, वो सभी तेलंगाना गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहा है कि इनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना चाहिए, और उसके तहत इनको एक्स्ट्रा जो बजटरी रिसोर्सेस है वो देना चाहिए बाय सेंटर, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है, उसको गैडगिल फॉर्मूला के तहत 1969 से दिया जाता था। ओके, हाल ही में इसको ब्रॉट डाउन किया गया बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जिसको फॉर्म किया जाता है अंडर आर्टिकल 280। तो ये जो आपका गैडगिल फॉर्मूला था, इसके तहत आपके क्या है, जो हिली टेरेन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है, ओके, देन आपके उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन अभी वो यूनियन टेरिटोरी है, जिसमें लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चारों ओर आपके चारों नहीं तीनों और आपके फॉरेन कंट्री से घिरे हुए हैं। तो इनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता था, और इनको एक्स्ट्रा फंड भी एलोकेट किया जाता था। तो वही चीज डिमांड कर रही है कौन, आंध्र प्रदेश का ही सालों से डिमांड है, इंक्लूडिंग बिहार, लेकिन इनको दिया नहीं गया है अभी तक। लेकिन इसमें जस्टिफाई किया जा रहा है कि दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक समय के लिए दिया जाना जरूरी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है, अपना जो फिस्कल कैपेसिटी है उसको लूज कर रहा है। ओके, तो एक लिमिटेड पीरियड का एक
उनको पैकेज मिलना चाहिए। बाकी ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेशल स्टेटस है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब आया था? 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन से फॉर्मूला था इसका? डी.आर. गैडगिल फॉर्मूला था। ये पूछा जा सकता है। ओके, देन आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है फाइनेंस कमीशन, जिसमें 5 मेंबर बॉडी है, 4 मेंबर एंड 1 आपका चेयरमैन रहता है। ओके, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर फॉर्मेशन इसका होता है? कौन इसको फॉर्म करता है? एवरी 5 ईयर बाय प्रेसिडेंट। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, तो 15 फाइनेंस कमीशन जो है आपका वो अभी कंप्लीट हो गया है उसका टर्म, तो 16 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रीराइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो अभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली एजुकेशन रिफॉर्म के सेगमेंट में या फिर ह्यूमन रिसोर्स के सेगमेंट में। तो अभी अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? जो आपके 6 साल के उम्र तक के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के, उनको अर्ली चाइल्डहुड में कंसीडर किया जाता है। ओके, कोई कोई केसों में 7-8 ईयर्स तक भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन हमारे देश में देखें तो 3 से 6 साल जो आंगनबाड़ी स्टेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं को अर्ली चाइल्डहुड में इंक्लूड किया जाता है। तो अभी अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा एज है 3 to 6 ईयर्स, जो क्या कहता है आपका साइंस कहता है या फिर जो ह्यूमन साइंस कहता है या फिर जो आपके एजुकेशनिस्ट है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेम्स हैकमैन, जो एक नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं, इन्होंने भी मेंशन किया है कि आपके जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3 से 6 साल का जो ब्रैकेट है ना, इसमें जो आपके बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव मतलब जो बुद्धिमत्ता का विकास है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस समय में उनका बुद्धिमत्ता का विकास अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ तो बाद में वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनने में तकलीफ में आ जाएंगे। फिर इमोशनल डेवलपमेंट होता है इसी स्टेज में, फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसी स्टेज में। ओके, प्रॉपर विटामिन हो, नरिशमेंट हो मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर सोशल जो स्किल है वो भी इसी एज में वो अटेन कर लेते हैं। हमें लगता है कि बाद में अटेन करते हैं, लेकिन ये 3 to 6 ईयर्स बहुत क्रूशियल एज है। बाद में जो भी दिखाई पड़ता है इस एज की वजह से ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसीलिए अभी अगर हमारे देश में देखें तो अर्ली चाइल्डहुड को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कैसे दिक्कतें हैं? जो टीचर का आपका, जस्ट अ मिनट, इसमें कहीं मेंशन होगा ओके कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, फंडिंग का, टीचर स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है। आपके जो टीचर है अर्ली चाइल्डहुड केयर में पढ़ाने वाले, उनका जो ट्रेनिंग है प्रॉपर नहीं है। फिर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो इंस्टीट्यूशन है जैसे आंगनबाड़ी, उनमें जो फंडिंग है प्रॉपर नहीं है। जो उनके इंस्टीट्यूशनल जो भी सामान चाहिए पढ़ाने के लिए, प्ले एंड लर्न मेथड के लिए, वो सभी कमती है। फिर मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सुपरवाइजर को रिक्रूट करना है। एक्चुअली इसमें सजेशंस दिए हैं ओके कौन से एरिया में रिफॉर्म करने हैं, तो यही चैलेंजेस है अभी के समय पे। तो ये सजेशंस है ओके। तो इसी जो चार्ट है इसमें से आपका पूरा आंसर बन जाता है। फिर आपका इसमें क्या है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखा जाता है, तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है। फिर जो करिकुलम है वो काफ़ी पुराना तरीके का करिकुलम है, जिससे चाइल्ड का जो पूरा आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल स्किल हो, ये डेवलप नहीं हो पाती है। तो करिकुलम में भी रिफॉर्म लाने ज़रूरी है। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, लाइक कोलैबोरेशंस विद एनजीओ, फिर जो एजू टेक स्टार्टअप्स है इनके साथ। ओके, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसका क्या बेनिफिट है कि आप अगर $1 इन्वेस्ट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो जो बच्चे आपके इन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे वो $7 से $12 की कमाई करके देंगे। अगर $1 का स्पेंडिंग हुआ तो देख सकते हैं आप, इसमें 11-12 गुना ज़्यादा हमें कमाई होंगी। ओके, देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के अलावा जो पालना 1000 स्कीम है, आंगनबाड़ी स्कीम है, आंगनबाड़ी आईसीडीएस के अंतर्गत आती है। ओके, 1975 में लिया गया था, मुझे जितना तक ध्यान है, 2 अक्टूबर को। तो ये स्कीम जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। ओके, फिर पोषण अभियान जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। आंगनबाड़ी इसमें मेंशन किया ही है। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू लीगल आर्किटेक्चर फॉर न्यूक्लियर पावर सेक्टर। तो अभी न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए ओके, तो न्यूक्लियर का क्या है, आपके 2 तरह का इस्तेमाल है। एक, न्यूक्लियर से हम आर्सेनल बना सकते हैं,
वेपन बना सकते हैं। और दूसरा, हम सिविलियन पर्पस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, एज वेल एज जो मेडिकल थेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशली आपके न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, एनर्जी पर्पस के लिए इसमें ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को टैप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत हद तक क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे पोल्यूशन की जो मात्रा है बहुत ज्यादा कम रहती है। ओके, तो इसके लिए अभी क्या है, इंडिया सिर्फ 3% टैप करता है इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर। ओके, जबकि हमारा टारगेट क्या था, जो 2007 का टारगेट था कि हमें 63,000 मेगावाट आपका जनरेट करना है। ओके, बाकी जो मिस कर दिया, तो सॉरी, इसमें टारगेट मिस किया 2007 में, तो इसीलिए नया टारगेट रखा कि बाय 2032 63,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। और विकसित भारत बनने तक हमारा कितना टारगेट है, 1 लाख मेगावाट, मतलब 100 गीगावाट का टारगेट है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 1 लाख मेगावाट या फिर 100 गीगावाट। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में ये कहीं स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। तो अभी क्या लीगल बॉटलनेक है, ये 2 लॉ का बस ध्यान रखिए, आपका आंसर बन जाएगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है हमारा 1962 का। ये एक्ट क्या है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ऑब्स्टेकल है टू अचीव न्यूक्लियर पावर ग्रोथ, क्योंकि ये जो एईए एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962, ये क्या करता है, जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी को का ग्रोथ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है। अगर अगर है भी तो उसमें क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की जो पीएसयू है वो मेन रोल प्ले करेगी। ओके, देन जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, स्लेंडा एक्ट है। इस स्लेंडा एक्ट के लिए क्या है, डिफरेंट जो नेशन है वो न्यूक्लियर मटेरियल्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि इस लॉ के तहत क्या है, कोई भी अगर डैमेज होता है किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जितना आपका हमें अच्छा दिखता है वो ठीक है जब तक उसमें कोई आपकी एक्सीडेंट ना हो। अगर एक बार एक्सीडेंट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज, ह्यूमन कैजुअलिटीज, एनवायरनमेंट के ऊपर जो कैजुअलिटी है बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। तो अभी इसीलिए क्या है, इस जो लॉ है इसमें जो सप्लायर है उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सिर्फ जो ऑपरेटर है वही जिम्मेदार नहीं रहेगा, जो सप्लायर है। तो सप्लायर अभी डरते हैं कि इस लॉ की वजह से इन फ्यूचर उनको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा डैमेज के लिए बहुत ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा, इसीलिए न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और अगर सप्लाई नहीं होंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, अभी इन 2 लॉ के अंदर रिफॉर्म लाने की बातें चल रही है, अमेंड होना जरूरी है इसमें। तो इन फ्यूचर जब होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी मेंस के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल बन रहा है। ओके, और जो न्यूज़पेपर में बनता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियाज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक नीड्स अ मोर रोबस्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो अभी ध्यान रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमें क्या करती है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है, हमारे इकोनॉमी का जीडीपी हो, ओके, या फिर हमारे जो आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, उसके बारे में डेटा प्रोवाइड करती है। और उसके लिए आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो मिनिस्ट्री है उसके तहत आपका एनएसओ आती है। ओके, तो एनएसओ जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, तो ये क्या करती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा को कलेक्ट करती है जीडीपी के लिए, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के लिए। ओके, तो जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2017 से पब्लिश किया जाने लगा। इससे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था, इसी को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो कब से आने लगा। तो ये 2017 से आपका क्वार्टरली आने लगा था, लेकिन अप्रैल 2025 से ये आपका मंथली आने लगा है, ताकि क्या है, बेटर स्टैटिस्टिक्स मिले। क्योंकि विदाउट बेटर स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं हो सकता है, बेटर प्लानिंग नहीं हो सकती है। बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हमें बेटर पिक्चर को जानना जरूरी है, बेटर डेटा कलेक्शन, बेटर डेटा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसी को लेके ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि अभी हमें 1 दशक से भी ज्यादा हो गए, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, अभी भी बेस ईयर हमारा जीडीपी का क्या है, 11-12 है। जो सीपीआई का बेस ईयर है वो क्या है, 2012 है।
ओके, जबकि हम अभी आके पहुंच गए हैं 2024 में, मतलब एक डेकेड से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो इट इज़ नेसेसरी कि अभी के समय पे हम क्या करें, नए आपका बेस ईयर के ज़रिए हम बेटर डेटा कलेक्ट करें, ताकि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में पता लगा सके, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सके, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता लगा सके, उनका जो आपका सोशल इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी इंश्योर करना है उसको हम बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सके, उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, अ शूट इन दी आर्म्स। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारा डिफेंस का कैपेबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहा है। कोलैब मतलब कोलैबोरेशन करना, नॉट जस्ट असेंबली लाइन। ओके, नॉट जस्ट असेंबली लाइन, असेंबली में खाली कोलैबोरेशन नहीं करनी है, हमें डिफेंस प्रोडक्शन में भी असेंबली करनी है, ताकि हम बेटर R&D करके बेटर जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसको बना सके। तो अभी जो हमने एक लेसन हम ले सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का, स्पेशली चाइना का। तो ध्यान रखिए, जो चाइना ने जो भी चीजें सप्लाई की थी पाकिस्तान को, तो बहुत सारी चीजें क्या हो गई, आपके जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें जो उन्होंने हमें अटैक किया था, उसमें जो आपके चाइनीज सप्लाईज थे वो फेलियर रही। और हमारे इंडिया के जो आपके इंडिजेनियस जो भी मिसाइल थे, ड्रोन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। तो इसमें मैंने जैसे पास्ट में 3-4 आर्टिकल में डिफेंस इंडिजेनाइजेशन के बारे में बात किया था, उसी के ऊपर ये आर्टिकल अगेन बात कर रहा है कि हमें जल्द से जल्द डिफरेंट नेशन के साथ कोलैबोरेशंस करनी है प्रोडक्शन लाइन में। देन जो आपका टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करना है। ओके, फिर हमारे देश में बेटर R&D करनी है, बेटर स्किल डेवलपमेंट करना है, और बेटर मैन्युफैक्चरिंग करना है डिफरेंट आर्म्स एंड अम्युनिशंस का, जिसको हम क्या कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट नेशन को हम ये एक्सपोर्ट कर सके रादर देन इंपोर्ट। ओके, और इससे हमारी जो क्या है विकसित भारत का गोल है वो भी हमें अचीव करने में मदद मिलेंगी। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। लास्ट आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, ये भी पुराना आर्टिकल है, जो महादेव बैटिंग ऐप है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा हो रही है। तो मैंने उसी समय बताया था कि जो ये बैटिंग ऐप है ना, जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैटिंग लगाती है ऑनलाइन, जो शॉर्टकट रास्ता दिखाती है यूथ को पैसे कमाने के, ओके, ताकि एक लग्जरियस लाइफ जी सके। तो इससे क्या होता है, एक तो जो यूथ है उसका पैसा बर्बाद होता है, उनके घर के जो पैसे है वो बर्बाद होते हैं, हार्ड अर्न मनी जो है वो बर्बाद होता है। दूसरी और ये जो गेमिंग आपकी जो प्लेटफॉर्म है, लीगल इलीगल, ओके, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज, ये सभी क्या करती है, बहुत ज्यादा पैसे कमाती है। और इसमें जो अनरिकॉग्नाइज ऐप है, ओके, ये ऐप क्या करती है, आपके जो पैसे कमाती है उसमें आपकी टैक्स की चोरी होती है। इस पैसे को वो क्या करते हैं, इलीगल तरीके से आपका हवाला चैनल के जरिए बाहर के देशों में चैनलाइज करते हैं। इससे टेरर फंडिंग का खतरा भी रहता है। फिर यही पैसे क्या होते हैं, बाहर से टैक्स हेवन से, जैसे मॉरिशियस से जाके फिर इंडिया में वापस आ जाते हैं व्हाइट मनी की तरह। ओके, तो ये क्या करता है, इकोनॉमी का जो हमारा देश का सैंक्टिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको वायलेट करता है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइज क्राइम को, टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए क्या करना है, इन एप्स के ऊपर कंट्रोल लानी जरूरी है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है उसको आपका स्क्रूटिनी करना जरूरी है। तो वही बात कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग नीड्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स स्क्रूटिनी। ओके, कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें देख सकते हैं आप, मेजर्ड स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ओके, आर फाइनेंसिंग आर फ्रॉड, एंड frauds are among the most significant risk posed by illegal gaming operations। तो लीगल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रूटिनी रहती है, कौन कितने कमा रहा है वो आपका पता चलता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसमें जो आपके ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओके, पैसे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो किस तरीके से वो इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सभी चीजें जाननी जरूरी है, इसके ऊपर नैब लगाना जरूरी है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है। और सीधा सीधा नहीं भी पूछा गया तो क्या, किस तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो अभी जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है क्यों है, बिकॉज ऑफ आपका जो डेवलपमेंट है, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। तो इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, कैसे
आपकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बैन भी है, बून भी है। ओके, अच्छा भी है, बुरा भी है। उसके ऊपर ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिक्योरिटी के सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट से आपको ये हेल्प करेगा। ओके, कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे अगर सीधा भी ये पूछा नहीं गया तो। और मैक्सिमम चीजें क्या है, आप जो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपका क्रॉस इस्तेमाल, मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशन रहेगा डिफरेंट पॉइंट का। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आर्टिकल। तो कंटिन्यू रखिए अपने पढ़ाई को, पढ़ते रहिए, साल 2 साल 3 साल, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन पक्का हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ओके, तो इसी के साथ क्या करते हैं, हम आज का जो क्लास है इसको एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।